हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ, और जैसे कि फाइनल एग्ज़ाम जो है इमीडिएटली आ ही रहे हैं, तो बेटर प्रेपरेशन के लिए जो प्रीवियस पेपर के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस पेपर के अंदर आ चुका है, काफ़ी बार आ चुका है। एक्सप्लेन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड स्टेट द राइट्स ऑफ एन इंडेमनिटी होल्डर। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माई वीडियो, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। और मेरे चैनल अगर शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस को आपने नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। सो दिस इज़ माई ऐप, एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से बड़ी आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफ़ी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफ़ी सारे फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है, और काफ़ी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज दे आर ऑल्सो अवेलेबल एट ए वेरी नॉमिनल प्राइस। तो बिजनेस लॉ का भी स्ट्रक्चर कोर्स जो है दैट इज़ ऑल्सो अवेलेबल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, जिसको सेक्शन 124 जो है डिफाइन करता है। देखो, इंडेमनिटी का मतलब होता है कि किसी को अगर लॉस होता है तो उस लॉस की भरपाई करना या उसको कंपनसेशन देना। तो इंडेमनिटी जो है दैट इज़ द सिक्योरिटी अगेंस्ट लॉस और डैमेज, कि अगर किसी व्यक्ति को लॉस या डैमेज होता है तो उसको वहाँ पे कंपनसेशन देना, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। तो सेक्शन 124 जो है वो इंडेमनिटी को डिफाइन करता है। इंडेमनिटी का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट है ये, जिसके अंदर वन पार्टी जो है दैट प्रॉमिस टू सेव द अदर फ्रॉम द लॉस कॉज टू हिम बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रॉमिसर हिमसेल्फ और बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन। देखो, इंडेमनिटी जो है एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति को कहता है कि अगर तुझे लॉस मेरे कंडक्ट की वजह से या किसी और की वजह से होता है तो मैं तुझे भरपाई करूंगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि दो पार्टीज हैं, एक इंडेमनीफायर है। इंडेमनीफायर वो व्यक्ति है जो प्रॉमिस करता है, जो अंडरटेक और एग्री टू कंपनसेट द लॉस, दैट पर्सन इज नोन एज इंडेमनीफायर। और जिसको हमने लॉस की भरपाई करनी है, जिसको हम प्रॉमिस करते हैं, जो प्रॉमिसी है, वो इंडेमनिटी होल्डर है या इंडेमनीफाइड है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी जो है स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट है तो इसके अंदर सेक्शन 10 के अंदर जो एलिमेंट्स है वो सारे प्रेजेंट होने चाहिए, जैसे फ्री कंसेंट, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, वो सारी चीज़ें इसके अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी जो है दैट इज कंटीजेंट इन नेचर। देखो, यहाँ पे लॉस की भरपाई क्या होगी कि जब जो इंडेमनिटी होल्डर है उसको लॉस लगता है, लॉस का इवेंट होता है, इट डिपेंड्स अपॉन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट दैट इज द लॉस, कि अगर उसको लॉस लगेगा, डैमेज लगेगा तो उसको भरपाई की जाएगी। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है दैट इज कंटीजेंट इन नेचर। तो इसके अंदर दो पार्टीज हैं, इंडेमनीफायर जो प्रॉमिस करती है कि हाँ भाई, मैं तुझे जो भी लॉस होता है मेरी वजह से या किसी और की वजह से मैं तुझे भरपाई करूँगा। इंडेमनिटी होल्डर या इंडेमनीफाइड होता है जिसको हम प्रॉमिस करते हैं कि तुझे जो लॉस है उसको पूरा किया जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक्स जो है वाई को प्रॉमिस करता है कि मैं तुझे इंडेमनीफाई करूँगा अगर जो तूने कैशियर, बेसिकली जो एक्स की इंस्ट्रक्शन के ऊपर वाई ने रखा है, अगर वाई को उसकी किसी भी डिसऑनेस्टी की वजह से लॉस होता है तो उसकी भरपाई कौन करेगा? एक्स करेगा। तो यहाँ पे इंडेमनीफायर कौन है? एक्स, क्योंकि वो प्रॉमिस कर रहा है। और इंडेमनीफाइड कौन है? वाई, जिसको प्रॉमिस किया जा रहा है कि अगर कैशियर की वजह से तुझे कोई लॉस होगा तो उसकी भरपाई एक्स करेगा। तो वाई जो है दैट इज द इंडेमनिटी होल्डर। उसी तरह दूसरा केस देखते हैं कि यहाँ पे देखो, ए जो है बी को कहता है कि मैं तुझे इंडेमनीफाई करूँगा अगर सी तेरे खिलाफ कोई प्रोसीडिंग लेके आएगा जो कि सर्टेन सम ऑफ 200 है। तो यहाँ पे ए जो है दैट इज द इंडेमनीफायर, बी जो है इंडेमनीफाइड है। देखो, यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है जिसको सेक्शन 124 डील करता है, जो एक्सप्रेस प्रोमिसेस हैं उन्हीं के अंदर ही कंपनसेशन दी जाएगी, इंडेमनीफाई किया जाएगा। और यहाँ पे ओनली दोज केसेस जहाँ पे लॉस जो है कंडक्ट ऑफ द प्रॉमिसर या एनी अदर पर्सन। तो इसके अंदर इम्प्लाइड प्रोमिसेस नहीं है, जहाँ पे लॉस जो है एक्सीडेंट से होता है या इवेंट जो है जो कि किसी के कंडक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करते, तो उन चीज़ों को कवर नहीं किया जाता। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एज पर द डेफिनेशन सेक्शन 124, द एग्जिस्टेंस ऑफ लॉस इज एसेंशियल। देखो, अगर उसको लॉस नहीं हुआ तो वो
जो है बेसिकली जो इंडेमनीफायर है उसको लायबल नहीं ठहरा सकता। तो ये जो डेफिनेशन है डैट इज नैरो है, क्योंकि यहाँ पे ये एग्जॉस्टिव नहीं है, इसके अंदर सिर्फ एक्सप्रेस प्रोमिसेस जो इंडेमनीफाई का प्रॉमिस करते हैं, और जहाँ पे वही केसेस कवर किए जाते हैं जहाँ पे प्रॉमिसर की वजह से या एनी अदर पर्सन की वजह से लॉस होता है। इंडिया के अंदर क्या है कि ड्यूटी टू इंडेमनीफाई मे अराइज बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ, चाहे वहाँ पे एक्सप्रेस एग्रीमेंट नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी जो है एक्सप्रेस भी हो सकता है, एम्प्लॉयड भी हो सकता है। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि जहाँ पे वो एक्सप्रेसली प्रॉमिस करता है। एम्प्लॉयड का होता है कि जहाँ पे हम कंडक्ट ऑफ द पार्टीज या सर्कमस्टांसेस ऑफ केसेस से इन्फर करते हैं। तो ये केस देखते हैं हम, एडमसन वर्सेस जार्विस। तो यहाँ पे पी जो है एक ऑक्शनर होता है जो बी की इंस्ट्रक्शन में ऑक्शन के अंदर कुछ कैटल जो कि पशु होते हैं वो सेल करता है। बाद में पता चलता है कि ये जो पशु हैं ये ट्रू ऑनर जो है वो ए है, और ए जो है पी को मतलब पी से कंपनसेशन लेता है, और बाद में पी जो है बी को स्यू करता है कि जो उसने लॉस बेयर किया है, जो उसने कंपनसेशन ए को प्रोवाइड की है, वो जो है उसकी भरपाई जो है बी करे। तो बी जो है यहाँ पे इंडेमनीफाई करेगा। तो इंडेमनिटी के अंदर देखो ज़्यादातर मतलब जो आ जाता है लाइफ इंश्योरेंस जो है डैट इज़ नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस के अंदर जब किसी की डेथ हो जाती है तो वहाँ पे पैसे दिए जाते हैं, लाइफ को मतलब नहीं किया जा सकता। तो लाइफ ऑफ इंश्योरेंस जो है डैट इज़ नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, बट मोटर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस जो है दे आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। तो अब हम देखते हैं कि व्हाट आर दी फीचर्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। दो पार्टीज होनी चाहिए, एक पार्टी जो प्रॉमिस करती है, दूसरी पार्टी जो प्रॉमिसी है। इंडेमनीफायर जो प्रॉमिस करता है, इंडेमनिटी होल्डर जिसको प्रॉमिस किया जाता है। इट इज़ ए प्रॉमिस बाय वन पर्सन टू कंपनसेट द अदर फ्रॉम द लॉस, और ये जो लॉस है प्रॉमिसर या एनी अदर पर्सन की वजह से हुआ है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी जो है सब्सिडरी नहीं है, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट है, और ये कंटीजेंट है, क्योंकि यहाँ पे हमने कंपनसेट कब करना है, जब व्यक्ति को लॉस लगता है। तो इसके अंदर भी क्या है कि ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए इसको जो भी सेक्शन 10 के अंदर एलिमेंट है वो प्रेजेंट होने चाहिए, और इंडेमनिटी क्लोज क्लियर एंड स्पेसिफिक होनी चाहिए कि किस केसेस के अंदर इंडेमनीफाई करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ उसके अंदर क्लियर होना चाहिए। तो इसको भी हम एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं कि जैसे एक्स आस्क वाई टू बर्न द हाउस ऑफ जेड। तो एक्स वाई को कहता है कि भाई जेड का घर जला दे, और कहता है कि अगर जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे मैं तुझे कंपनसेट करूँगा, तू वाई जेड का घर जो है जला दे। वाई जो है जेड के घर में आग लगा देता है और उसकी फाइन उसको होता है 10,000, बट वाई ये पैसे जो है एक्स से रिकवर नहीं कर सकता। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट था डैट इज़ नॉट लॉफुल। तो इसीलिए कहा कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है अगर उसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनना है तो सारे एसेंशियल उसके अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। तो राइट्स ऑफ द इंडेमनिटी होल्डर जिसको सेक्शन 125 डील करता है। देखो जो इंडेमनिटी होल्डर है वो इंडेमनीफायर से रिकवर कर सकता है, हैज़ द राइट टू रिकवर फ्रॉम द ऑल द डैमेजेस विच ही हैज़ पेड एनी सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। देखो जो इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई मुकदमा उसके ऊपर होता है और जो भी वो पे करता है सारे डैमेजेस जो है वो इंडेमनीफायर से ले सकता है। He has the right to recover from the indemnifier all cost which he has paid in bringing or defending any suit in respect of contract of indemnity। देखो यहाँ पे contract of indemnity के अंदर जो भी कॉस्ट है, जो उसने मुकदमा किया और जो अपने आप को डिफेंड किया, वो सारी कॉस्ट जो है इंडेमनीफायर से वसूल कर सकता है। All sums which he might have paid on a compromise of suit provided the compromise was prudent or was authorized by the indemnifier। कि जो भी वो compromise करता है उसके अंदर जो भी उसने compensation पे की है, provided कि ये जो compromise था prudence था, wise था, और ये indemnifier authorize करता था, तो वो सारी sum जो है वो recover उससे कर सकता है। उसी तरह हम देखते हैं कि राइट ऑफ इंडेमनीफायर ये एक्ट जो है साइलेंट है, तो दे आर सिमिलर टू द राइट ऑफ श्योरिटी अंडर सेक्शन 141। उसी तरह हम देखते हैं कमेंसमेंट ऑफ इंडेमनीफायर्स लायबिलिटी। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडेमनिटी होल्डर जो है बेसिकली क्या है कि देखो जब
कब बेसिकली जो इंडेमनिटी होल्डर है उसको हमने कब पेमेंट करनी है, कब वो अपनी इंडेमनिटी जो कंपनसेशन है कब उसने रिकवर करना है। तो इसके बारे में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट जो है साइलेंट है, बट यहाँ पे जो वेरियस कोर्ट्स के अंदर जो पॉइंट ऑफ लॉ डिस्कस हुआ है तो उसके बेसिस पे इंडेमनिटी होल्डर जो है दैट इज इंटाइटल्ड टू sue the indemnifier even before he had suffered any damage, कि अगर उसकी एब्सोल्यूट लाइबिलिटी जो है हो चुकी है तो अगर उसने कोई डैमेज सफ़र नहीं किया तो भी वो स्यू कर सकता है, उसे रिकवर कर सकता है। द लाइबिलिटी ऑफ द इंडेमनिफायर अराइजेज व्हेन ही बिकम लाइबल टू पे और इनकर सम लाइबिलिटी। तो यहाँ पे हम देखते हैं केस जैसे ए प्रॉमिस टू कंपनसेट एक्स फॉर एनी लॉस दैट ही मे सफ़र बाय फाइलिंग ए सूट अगेंस्ट वाई। तो ए जो है एक्स को कहता है कि मैं तुझे कंपनसेशन दूंगा अगर तू वाई के अगेंस्ट सूट फाइल करेगा। कोर्ट जो है कहती है एक्स को कि वाई को तू डैमेजेस पे कर 10,000। तो यहाँ पे लॉस हैज़ बिकम सर्टन, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी हो गई है क्योंकि एक्स को कोर्ट ने कह दिया कि भाई तूने वाई को डैमेजेस पे करनी है 10,000। तो एक्स वो डैमेजेस पे करने से पहले जो अपना लॉस है वो जो है ए से क्लेम कर सकता है, फिर उसके बाद जो है वाई को दे सकता है।